हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अध्ययन हिंदी बाय तनु। तो पिछली वीडियो में हम यूजीसी नेट की सीरीज कर रहे थे, तो हमने 60 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 61 से स्टार्ट करेंगे। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा वो जाके देख लें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर है 61। ध्रुव स्वामिनी के प्रतिपाद हैं, स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग न करे, विश्व भर में सब काम सबके लिए नहीं है। प्रेम में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती हैं। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है। पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। ए और सी, बी और डी, सी और डी, बी और सी। तो इसमें होगा स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे। सी और है ये डी, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। सी और डी। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है सी और डी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रतिपाद से लिया गया है। स्त्री उपहार देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार न करे तथा स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है वो 1933 में लिखा गया था। ध्रुव स्वामिनी 1933 में लिखा गया नाटक है। यह नाटक विशाख दत्त देवी चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर लिखा गया है। पिशाची का अंतिम नाटक कृति है। स्त्री समस्या और आधारित इस नाटक में बेमेल विवाह की समस्या को दर्शाया गया है। ध्रुव स्वामिनी के पात्र हैं ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, खड्गधारिणी महिला पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। अरे आयावार रहेगा याद में सम्मिलित है, माजुली धरती का धनी, 20वीं सदी का बाणभट्ट, बहता पानी निर्मल। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी, बी और सी, सी और डी, ए और डी। तो ए है माजुली और बहता पानी निर्मल। यार ये याद रहेंगे याद में सम्मिलित शीर्षक हैं। चौथा हुआ ए और डी। अज्ञे द्वारा रचित अरे यायावर रहेगा याद एक यात्रा वृतांत है। माजुली बहता पानी सम्मिलित है। इसका प्रकाशन 1953 में हुआ था। प्रकाशन 1953 में हुआ अरे यायावर रहेगा याद। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो एक बूंद सहसा उछली अज्ञे द्वारा दूसरा यात्रा वृतांत लिखा गया जो कि 1960 में हुआ। एक बूंद सहसा उछली की सूची भी दी गई। यूरोप की अमरावती, रोमा विद्रोह की परंपरा, यूरोप की पुष्पावती, फ्रेंच आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। 18वें दिन की संध्या पर आधारित है, तो ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भावाबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहेद्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। बी और डी, बी और सी, ए और डी, ए और बी। तो पहला गलत हो जाता है। दूसरा है आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसे बहेद्वंद अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। बी और सी। इसका आंसर होगा बी और सी। धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग है। यह नाटक तथा गीत नाटक है। अंधा युग में सही भावबोध विचार दिए गए हैं। अंधा युग में 5 अंक हैं। शैली वक्ता श्रोता है। भाग 8 हैं। पात्र हैं अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी। एकमात्र स्त्री पात्र गांधारी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही है? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ।
यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। बी और सी, बी और डी, ए और बी, सी और डी। तो ये हो जाता है, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। बी होगा। सी, यह विचार प्रधान नाटक है। इसका आंसर होगा बी और सी। इसका आंसर है बी और सी। भारत दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक है। इसका प्रकाशन 1880 में हुआ था, जो कि भारतेंदु द्वारा रचित है। लक्ष्मी सागर वासुदेव ने 1875 माना है। 6 अंक हैं। नाटक रासक या लास्य रूपक श्रेणी का नाटक है। पात्र हैं योगी, भारत, निर्लज्जता, आशा, भारत, नायक भारत है, संदेश, राष्ट्रीय जागरण है, लावणी गीत, गजल, राग धनश्री, राग चैती, गौरा का प्रयोग भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। घनानंद ने वियोग व्यथा के सैकड़ों अंतर दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयों की रचना की है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। ए और डी, ए और सी, बी और डी, बी और सी। ये हो जाएगा ए। घनानंद के वियोग तथा व्यथा के सैकड़ों अंतर्द्वंद्वों के चित्र का वर्णन किया गया है। ए होगा। और होगा घनानंद के सिर्फ कवित्व सवैयों की रचना की। घनानंद के यहाँ प्रेम विषयक संसारिक प्राणी है, हो सकता है, और परमेश्वर भी। इस प्रकार आंसर होगा ए और सी। घनानंद की कुछ रचनाएं हैं। रीत मुक्त कवि हैं रीतिकाल के घनानंद जी। इनकी रचनाएं हैं सुजान हित, इस्कलता, वियोगवेली, प्रीत, पावस, यमुनावश, वृंदावंशत, प्रेम पत्रकार, सरसवंत, घनानंद कवित, कृष्ण कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम और संकल्प। राजभाषा से क्वेश्चन जरूर आता है। ये क्वेश्चन ये मान लो कि आउट ही है, हर बार नेट में पूछा जाता है। तो इस नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। राष्ट्रपति का आदेश आया 1955 में। राष्ट्रपति का आदेश 1955 में। ये हो गया ए। संसद की राजभाषा समिति 1959। बी का 1959। बी। राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 में आया। संकल्प डी। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। सूची को फर्स्ट से सेकंड से मिलाइए। सक्टार, महाराष्ट्री, धातुसेन, गोवर्धन दास। किसका कौन सा पात्र है? सक्टार अंधेर नगरी, स्कंदगुप्त, भारत दशा, चंद्रगुप्त। सक्टार चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है, तो ए हो जाएगा ये, सॉरी ए। महाराष्ट्री भारत दुर्दशा का पात्र है, ये बी हो गया। बी। धातुसेन स्कंदगुप्त का है, ये सी हो गया। गोवर्धन दास डी हो गया, अंधेर नगरी गोवर्धन दास। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। अंधेर नगरी गीत नाटक, प्रहसन, समस्या मूलक नाटक, लोक नाटक शैली, अंधा युग, ध्रुव स्वामिनी, आगरा बाजार। तो अंधेर नगरी जो है प्रहसन है। अंधेर नगरी प्रहसन है। अंधा युग जो है, अंधा युग समस्या मूलक नाटक है।
ध्रुव स्वामिनी गीत नाट्य है, लोक नाट्य शैली है। ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है। सी, इसका हो जाएगा सी। और अंधा युग जो है, अंधा युग गीत नाट्य है। बी, आगरा बाजार लोक नाट्य शैली में लिखा गया नाटक है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनवगुप्त किसकी कौन सी रचना है? तो हम ये सबसे पहले है राजशेखर की है काव्य मीमांसा, तो काव्य मीमांसा हो गया ए। दूसरा आते हैं भट्टनायक की रचना है हृदय दर्पण, बी। विश्वनाथ साहित्य दर्पण, सी। अभिनवगुप्त अभिनव भारती, डी। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है 69 का डी। 69 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान कीजिए। चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। समूचा आर्यव्रत रक्त करदम से पिछल होने जा रहा है। किसका कौन सा कथन कहाँ से लिया गया है? ये तो गोदान से लिया है, बड़े भगवान के घर से बन के आते हो, तो गोदान का यहाँ पे हमें केवल वो देख रहे हैं, क्या नाम है, होरी जी। तो सबसे पहले जो है चुनाव जीतने वाला जो होता है रूपन बाबू का कथन है, ये होता है ए। दूसरे बड़े घर से बन के आते हैं, ये है बी। सबसे पहले तुम सखी शेखर से बात करती हैं शशि, तो ये शेखर का हो गया सी। ये हो गया डी। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है ए। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। लाला मदन मोहन, रामकिशन बाबू, मंगल, जुबेर कौन सा पात्र किस उपन्यास में है? तो लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु में है, तो इनका हो गया परीक्षा गुरु का एक। राम किशन बाबू जो है ये मैला आंचल में है, तो ये हो गए बी। मंगल जो है, मंगल जो है गोदान में है, सी। जुबेर जो है झूठा सच में है, तो ए डी, बी सी डी ए। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है सी, झूठा सच, ए का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। लहना सिंह, पीरबक्स, लतिका, सामनाथ। ये तो सबको पता है, लहना सिंह उसने कहा था, ए। पीरबक्स है पर्दा, ये हो गया बी। लतिका है परंदे, सी। सामनाथ है चीफ की दावत, डी। ये नेट में लगी हुई हमारी 21 कहानी है, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा गया है। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, आत्मा की आंखें, चुकावी नहीं हूं मैं, कुकर मुत्ता। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां रघुवीर शाह का है, जो कि ये ए। आत्मा की, इसका ए हो जाता है। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर जी का है, बी। चुकावी नहीं हूं मैं, शमशेर बहादुर, सी। जो बच गया कुकरमुत्ता, डी। इसका आंसर हो जाता है ए। चौथा पहला, तीसरा दूसरा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74,
फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। कर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, बीती विभावरी जागरी, ये जो जमुना के सेज कछार, पंद फटे विवाई के उधार, इस धाराशाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम। कौन सी लाइन? नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये स्त्री जागृति से है, ये है स्त्री जागृति से ए। दूसरा बीती विभावरी जागरी, ये है जागरण गीत से बी। तीसरा ये जो जमुना के कछार, पद फटे विवाई के उधार, इस धाराशाही जग का क्रम, सामाजिक विसंगति, ये है सी। ये हो गया डी। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता है ए बी सी डी, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, फर्स्ट को सेकंड से मिलाइए। ओष्ठ दंत कंठ तालब, तो ये हमारे ग्रामर का क्वेश्चन है, ये तो सभी को आता ही होगा, वर्णमाला से लिया गया है। तो ओठ, प जो है ओठ से है, ये हो जाएगा ए। प ओठ से है ए, दंत त से है बी, कंठ से है ग सी, तालब डी, तालब है चा। इस प्रकार आंसर हो जाता है हमारा 1 2 दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम है। हानुस, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। प्रकाशन वर्ष के अकॉर्डिंग लिखा, मतलब इसका क्रम लगाना। तो आषाढ़ का एक दिन आया था 1958 में, 1958 आषाढ़ का एक दिन, 1958 में आया आषाढ़ का एक दिन। आधे अधूरे 1969 में। लहरों के राजहंस ये आया 1963 में। हानूस, हानूस है 1977 में। इस प्रकार इसका क्रम से हमें लगाना है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी, तीसरा सी। 77, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का क्रम। इंद्रजाल, आकाश, ग्राम, उत्साही। इंद्रजाल, इनकी कहानियों का हमें क्रम लगाना है। छाया आई है 1912 में, छाया। इंद्रजाल, इनमें से हमें लगाना है कहानियों का क्रम। तो सबसे पहले हो जाती है सी, सी ग्राम्य सबसे पहले आई थी 1912 में, सी डी वी ए। ग्राम में आई है 1911 में, 1911 ग्राम। 1956 गूदड़साई, आकाशदीप। 1929, 1929, 1936। इस प्रकार इसका क्रम हो जाएगा सी डी बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से सही क्रम, सही अनुक्रम लगाइए। रिपब्लिक, माइंड इन द मॉडर्न, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म, इमेज, एंशिएंट एंड मॉडर्न। ये विकल्पों का सही चुनिए। इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले अरस्तु आए थे, तो अरस्तु आए थे तो रिपब्लिक किसकी है? अरस्तु की। तो सबसे, अगर हमको सन भी याद नहीं है तो इस तरह हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि ए सबसे पहले आएगा। तो हमारा आंसर इस प्रकार ये हो जाता है 78 का। तो अब मैं इसकी सन लिख देती हूँ। 380 पूर्व ईसा पूर्व रिपब्लिक आई थी, 380 ईसा पूर्व, जो कि प्लेटो की है। मॉडर्न इन द वर्ल्ड आए 1929 में, रिचर्ड की है। प्रैक्टिकल क्रिटिज्म आया 1936, इलियट की है। एसेंट, एसेंट एंड मॉडर्न लियोनेल ट्रिलिंग 1973।
तो सबसे पहले आए थे प्लेटो। इस प्रकार रिपब्लिक पहली हो जाती है। 79 प्रकाशन मंडल के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का क्रम: बूढ़ी काकी, सवा शेर, गेहूं, पंच परमेश्वर, प्रेरणा। नीचे दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए। सबसे पहले है प्रेम 25, प्रेरणा प्रतिमा 1926, सवा शेर गेहूं जो है 1926 में लिखी गई, 1926। पंच परमेश्वर 1928, पंच परमेश्वर 1928। हार की जीत प्रेमचंद सुदर्शन, बूढ़ी काकी 1923 में है, 1923। प्रेरणा 1917। तो सबसे पहले हो जाएगा डी, डी आंसर है ये। तो हमारा हो गया 79 का दूसरा। पंच परमेश्वर 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। जन्म वर्ष के अकॉर्डिंग निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है: रामदरस मिश्र, विवेकी राय, बाल मुकुंद गुप्त, अध्यापक पूर्ण सिंह। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें होगा सी, बाल मुकुंद गुप्त 1865 में आए थे, 1865। बाल मुकुंद गुप्त 1881, पूर्ण सिंह 1881, पूर्ण सिंह। रामदरस मिश्र 1924, विवेकी राय हैं 1924। तो इसका आंसर हो जाता है CDAV, CDAV। क्वेश्चन नंबर आंसर हो गया दूसरा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। प्रकाशन वर्ष के अनुसार शीला शुक्ल के उपन्यासों का सही क्रम: विश्रामपुर का संत, मकान, सूनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव। नीचे दिए गए विकल्पों का चयन कीजिए, सही उत्तर क्या है। तो इसमें होगा सबसे पहले सूनी घाटी का सूरज। सूनी घाटी का सूरज 1957 में आया था, सूनी घाटी का सूरज 1957। मकान 1976, 1976 मकान। पहला पड़ाव 1987, 1987 पहला पड़ाव। विश्रामपुर का संत है 1998। इस प्रकार में हमारा आंसर सही हो जाता है 91, CBDA, CBDA। 81। सारे उपन्यास उनका क्रम भी याद रखना है, जैसे कि क्वेश्चन पूछे गए हैं। 82 क्वेश्चन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है। तो जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है: अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। तो राजश्री 1914 में आया है, राजश्री 1914। अजातशत्रु 1922, 1922। ध्रुव स्वामिनी 33, ध्रुव स्वामिनी है 1933 में। स्कंदगुप्त हैं 1928। इस प्रकार हमारा आंसर सही हो जाता है CADV, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा सोबती के उपन्यासों का क्रम: समय सरगम, मित्रों मरजानी, ये लड़की, सूरजमुखी, अंधेरे की। तो 83 का है मित्रों मरजानी सबसे पहले, मित्र ए डार, समय। इस प्रकार मैंने ट्रिक बनाई थी, तो इस प्रकार है मित्रों मरजानी, बी, बी आंसर होगा BDCA। तो मित्रों मरजानी की सन है 1962। मुझे सन से याद नहीं होता तो मैं ट्रिक बना लेती हूँ, ट्रिक से याद कर लेती हूँ। सूरजमुखी 1972, 1972। ये लड़की 1991 में आया था। समय सरगम, समय सरगम 2000 में आया है सबसे। ये मित्र डार, सूरज, समय। इस प्रकार मैंने इसकी ट्रिक बनाई थी। अगर आप लोगों को चाहिए तो बता देना, मैं एक ट्रिक का वीडियो बना दूंगी। 84। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है: लोईपाल, स्वयंभू, हेमचंद,
पुष्पदंत। 84 की हम बात करते हैं, नीचे दिए गए क्रमों सही क्रम क्या होगा। तो ये सबको पता है, सबसे पहले स्वयंभू आए थे, तो इस प्रकार एलिमिनेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा BADC। स्वयंभू आए जो कि 783 के आसपास आए थे स्वयंभू। लोईपा 830 ईस्वी, 830 ईस्वी के लगभग लोईपा। हेमचंद 1088 से 1088 से लेके हेमचंद का समय है 1097। अब हम पुष्पदंत की बात करते हैं तो ये 959 ईस्वी से 972, 959 से लेके 972 ईस्वी तक माना जाता है इनका समय। प्रकार बी आंसर सही होगा। 85 नीचे दिए गए ग्रंथों का सही अनुक्रम है। उदिता, चांद का मुंह टेढ़ा, चिंता, संसद से सड़क तक। क्रम से इसका अगर बात करेंगे तो सबसे पहले होता है चिंता। चिंता जो है 1942 में आया था, 1942 चिंता। चांद के मुंह टेढ़े में संकलित है, ये आगे का है। चांद के मुंह टेढ़ा जो है 1964 में आया। मुक्तिबोध का है। धूमिल, संसद से सड़क तक 1972 जो कि धूमिल का है। उदिता 1981, समदेव बहादुर सिंह का है 1981। इस प्रकार नीचे दिए गए क्रम का सही उत्तर कीजिए CBDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। नीचे दिए गए कथनों, एक अभिकथन है ए के रूप में लिखित है, दूसरा कारण है। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। नीचे दिए गए उत्तर का सही चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। यार दोनों असत्य हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए सत्य है लेकिन आर सत्य है। फ्रायड मानते हैं कि कवि मनोरोगी होता है, ये फ्रायड का बिल्कुल सही है क्योंकि मनुष्य मात्र मनोरोगी है। ए और बी दोनों सही है, ए आपकी सही व्याख्या करता है। कर आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। नीचे दिए गए हैं एक अभिकथन, दूसरा उसका कारण। अभिकथन है मार्क्सवाद साहित्य सृजन का प्रधान कारण श्रम को मानता है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना असंभव है। नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। मार्क्सवाद साहित्य सृजन का कारण श्रम को मानता है, तो ये बिल्कुल सही है, ये सत्य है क्योंकि श्रम के बगैर साहित्य की परिकल्पना संभव है। साहित्य से श्रम से कोई लेना देना नहीं है, तो परिकल्पना उसकी असंभव नहीं है। ए सही है, आर गलत है। इस प्रकार क्वेश्चन हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 88। नीचे दिए गए अभिकथन दूसरे रूप के उपकरण के रूप में बात कीजिए। जॉक देरदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण पाठ बहुलार्थी होता है। नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। 87, 88 है। नीचे दिए भिन्नता के पाठ बहुलार्थी होता है, इसका होगा जॉक देरदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक है क्योंकि पाठक के मन की भिन्नता के कारण बहुलार्थी होता है। ए आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। इस प्रकार ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। नीचे दिए गए अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण है। अभिकथन कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है क्योंकि कल्पना काव्य में साध्य है। नीचे दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। कल्पना काव्य का अनिवार्य साधन है क्योंकि कल्पना काव्य में साध है, ये गलत है। तो ए सही है, आर सही नहीं है। 89 का सी। 90। नीचे दिए गए एक अभिकथन के रूप में लिखित है, दूसरे उसके कारण के रूप में। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। मनुष्य के हृदय की प्रकृति
अवस्था कविता से संभव है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर सही नहीं है। ए सही है, आर सही नहीं है। कविता मनुष्य के हृदय को शुद्ध करती है। मनुष्य के हृदय की प्रकृति अवस्था कविता से संभव है। ये दोनों सही हैं। इसकी आर ए की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक प्रश्न का उत्तर दीजिए। विकल्पों में से चुनिए। यदि किसी देश का वह रूप सामान्य योग्य तथा सुंदर नहीं बन सका है तो समझना चाहिए कि उस राष्ट्र की आत्मा में एक उच्च जगत का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुआ है, अर्थात वहाँ सच्चे साहित्य के निर्माण का श्री गणेश नहीं हुआ है। साहित्य की मनुष्य की भीतर से सुसंकृत और उन्नत बनाता है और तभी उसका बाहर रूप भी साफ और स्वस्थ दिखाई देता है और साथ ही बाहर रूप में साफ और स्वस्थ होने के आंतरिक स्वभाव का भी आरंभ होता है। दोनों ही बातें अन्योन्याश्रित हैं। जबकि हमारे देश में नाना भांति के कुसंस्कार और गंदगी वर्तमान है, जबकि हमारे समाज का अंधा अंग पर्दे में ढका हुआ है, जबकि हमारी 90% जनता अज्ञान से मलबे के नीचे दबी हुई है, तब हमें मानना चाहिए कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ दे रहे हैं, उसमें कहीं बड़ी भारी कमी रह गई है। हमारा भीतर और बाहर अब भी साफ स्वस्थ नहीं है। साहित्य की साधना तब तक बंध्य ही रहेगी जब तक हम पाठकों में एक ऐसी अदमनीय आकांक्षा जागृत न करें जो सारे मानव समाज को भीतर से और बाहर से सुंदर तथा सम्मान योग्य देखने के लिए सदा व्याकुल रखे। अगर यह आकांक्षा जागृत हो सकी तो हम में से प्रत्येक अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन सामग्रियों को जरूर संग्रह कर लेगा जो उक्त इच्छा की पूर्ति की सहायक है। अगर यह आकांक्षा जागृत नहीं हुई तो कितनी भी विद्या क्यों न पड़ी हो, एक जंजाल मात सिद्ध होगी और दुनियादारी और चालाकी का ढकोसला ही बनी रहेगी। जो साहित्यिक निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा वह स्वयं अपना रास्ता खोज निकालेगा। साधन की अल्पता से कोई महती इच्छा आज तक नहीं रुकी है, भूखी होनी चाहिए। ये हमें पैराग्राफ दिया गया है, इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी देश और उसके नागरिकों का चित्रण तभी संभव है जब उस देश के लोग सच्चरित्र हों, उस देश में सत्य साहित्य हो, उस देश के लोग ज्ञानी हों, उस देश में चरित्र निर्माण के प्रभु साधन मौजूद हों। निम्न में से कौन सा सही है? उस देश में सत्य साहित्य हो, उस देश के लोग सच्चरित्र हों, उस देश में सत्य साहित्य हो, ऐसा हम पैराग्राफ से, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को पढ़ के है। दूसरा क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से, साहित्य साधना की अनिवार्यता का कारण है। देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध्यवसाय का अभाव। देश से सबसे पहले कुछ मनुष्यों को संस्कार देकर अपने कर्तव्यों की थी समझ लेना चाहिए। समाज में व्याप्त पर्दा प्रथा, सभी नागरिकों को अच्छी शिक्षा देना। तो हम उसके अकॉर्डिंग देखें पैराग्राफ के, तो देश के निवासियों में अच्छी शिक्षा और संस्कार के प्रति अदम्य इच्छा और अध्यवसाय का अभाव होना चाहिए। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पैराग्राफ से ही बताना है, जो कि है हमारा वर्तमान साहित्य क्या है। अगर हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा तो वर्तमान साहित्य हमारा क्या है? व्यक्ति, समाज और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वतोभावेन पूर्ण है, अज्ञानता और कुसंस्कार दूर करने में सहायक है, सामाजिक दायित्वों को पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। तो ये इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग होगा, सामाजिक दायित्व को पूर्ण रूप से पूर्ण करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इस अनुच्छेद में वर्णित अन्योन्याश्रित बातों का मूल है। साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्वाही, सुसंस्कृत और उन्नत बनाना। साहित्य के द्वारा मनुष्य के आंतरिक गुणों का विकास संभव नहीं है। मनुष्य के अंतर्वाह संस्कार और स्वास्थ्य के लिए साहित्य साधना आवश्यक है। मनुष्य के बाहर रूप को सुंदर और स्वस्थ
बनाना है। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा साहित्य के द्वारा मनुष्य को अंतर्मुख, सुसंस्कृत और उन्नत बनाना है। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। अदम्य आकांक्षा के बिना जीवन संभव नहीं है। विद्या व्यर्थ है और सात्विक निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। रास्ते की तलाश संभव है भले ही साधन सीमित हो। दुनिया के जंजाल से मुक्ति संभव है। इस अनुच्छेद से बात करते तो विद्या व्यर्थ है और सामाजिक निष्ठा के साथ रास्ते की खोज संभव नहीं है। इसका आंसर होगा बी। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। निम्नलिखित में ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चनों को छांटिए। ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उनकी योजना करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भावों के संचार के लिए मार्ग खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतना सत्ता अधिकतर इंद्रियज ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही। फिर ज्यों ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसायत्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसायत्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म स्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी है कि वह हमारे किसी भाव का आलम्बन हो सके, कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण हो सके। प्रस्तुत संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण उच्च काव्य का प्रधान लक्षण होगा। विचारों की क्रिया परिस्थितियों के मर्मस्पर्शी मूर्त और सजीव पक्ष के विशेष जोर देना होगा। अनुसंधान नए विचार और वैज्ञानिक विवेचन से उद्घाटित मार्मिक परिस्थितियों के मूर्त और सजीव चित्र को कवि को अपने काव्य के लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। आधुनिक अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्मस्पर्शी पक्ष को कविता में अधिक स्थान देना होगा। इनमें से कौन सा सही है? अगर हम अवतरण की बात करें तो अनुसंधान नए विचार और नए वैज्ञानिक विवेचन में उद्घाटित मानव परिस्थितियों को मूर्त और सजीव चित्र को कवि को अपने काव्य के एक लक्षण के रूप में शामिल करना होगा। इसमें तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत अवतरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ज्ञान प्रसार और भाव प्रसार परस्पर संबंधित हैं। ज्ञान प्रसार के दायरे से भाव प्रसार परे हैं। ज्ञान प्रसार के भीतर भाव प्रसार होता है। ज्ञान की स्थिति भाव की स्थिति की पूर्ववर्ती है। ज्ञान प्रसार के दायरे से भाव प्रसार परे है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, अवतरण से है तीसरा। आधुनिक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आधुनिक युग में विचारों के विस्तार के साथ हृदय के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जमाने में अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय का विस्तार करना आवश्यक है। विचारों भावों के विस्तार की आवश्यकता जीवन में है, काव्य में नहीं। विचारों भावों का विस्तार प्रभाव काव्य पर असंभव है। इसमें होगा हमारे जमाने में और अपने विचारों के विस्तार के साथ हृदय विस्तार करना आवश्यक था, बी। 99 इसी अवतरण से लिया गया। तो कौन सा सही नहीं है? भावना या कल्पना ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सामग्री को संयोजित करती है। भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है। नए विचारों वैज्ञानिक विवेचनों के परिप्रेक्ष्य में कवि को अपनी सर्जना शक्ति को समृद्ध करना आवश्यक है। भाव का प्रसार ज्ञान के प्रसार के भीतर है। इसमें से कौन सा आंसर होगा? सभ्यता भाव का प्रसार भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है। इसमें सही होगा बी। भाव व्यापार से ज्ञान व्यापार संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतरण के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य के भाव अधिक व्यापक हो गए हैं। सभ्यता के बढ़ने के साथ मनुष्य की बुद्धि और भाव दोनों क्षय हो गए हैं।
सभ्यता के विकास के साथ हमें सिर्फ बुद्धि की जरूरत रह गई है। सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं। तो इसका आंसर होगा सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के विचार अधिक व्यापक हो गए हैं। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन होते हैं। ये 2021 का एक पेपर समाप्त होता है। ओके, धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।